बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं बोल रहा हूं कमर सोहरवर्दी। आज हम लेबर से रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसीएमए के एग्ज़ाम्स में आए हुए ये क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इनको देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है जी मई 1997 में। Qureshi and Qureshi, a manufacturing company, wanted to encourage their workers by paying incentive on the basis of production. They have prescribed hourly standard production. Any worker producing more than the standard unit is paid 50% of the time saved. Following data is available. Labor hour rate per hour rupees 10. Standard production per hour rupees 20. Rupees 20 units. Factory overhead per unit rupees 5. सलीम, करीम, रहीम, फ़हीम, बालम और असलम, तलहा, इनकी प्रोडक्शन हमें ये दी हुई है। डू इंसेंटिव स्कीम अफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमें देखना है। कंप्यूट कन्वर्जन रेट पर यूनिट इन अ टेबुलर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ wages earned by the each of above workers. Let's see. ये देखें जी, सलीम, करीम, रहीम, फ़हीम, बालम, असलम, ताहिर, ये वर्कर्स जो हैं ये उनकी प्रोडक्शन है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है। टाइम टेकन 1 आवर। टाइम अलाउड, अब ये अलाउड जो है ये स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने कि 18 पीस बनाने के लिए टाइम कितना अलाउड था, 0.9 आवर, और 20 पीस बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए था। अगर हम इसको फर्दर जाने से पहले मैं आपको इसकी कुछ वर्किंग्स दिखा दूं तो बेहतर हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम है 60 मिनट्स, 20 यूनिट्स, 3 मिनट्स पर यूनिट। ठीक है, 1 घंटे में अगर कितने 20 यूनिट बनाते हैं तो 3 मिनट्स पर यूनिट लगने चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और टाइम पर यूनिट डिवाइडेड बाय 60। 18 सलीम ने पीस बनाए हैं, 3 मिनट 1 यूनिट को लगते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60, तो इसके जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 0.9। टाइम सेव, टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट और टाइम टेकन। अलाउड कितना था, 0.9 -1, नो टाइम सेव्ड, यानी इसने 10 सेकंड ज़्यादा, 10 मिनट ज़्यादा लिए हैं नॉर्मल टाइम से। ठीक है, तो ये एक ही है, यही आप सेम एक्सरसाइज सारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसका जो क्वेश्चन का पहला पोर्शन है उसके लिए हम दोबारा इधर आएंगे वर्किंग के साथ। अभी हम दोबारा क्वेश्चन का जो ये हिस्सा है इधर आते हैं। हम यहाँ थे जी कि ये उनका स्टैंडर्ड टाइम था। अब टाइम सेव्ड कितना है, ये स्टैंडर्ड टाइम अलाउड जो था, इतना टाइम अलाउड था इतने पीस बनाने के लिए। 20 पीस बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए था। 26 पीस बनाने के लिए 1.4 घंटे चाहिए थे। 1.6, 1.8 और 1.5। काम सब ने 1 घंटा ही किया है, लेकिन जितना काम किया है वो इतने टाइम के बराबर किया है, तो ये टाइम जो है इन्होंने सेव किया है। ठीक है, यानी 0.4, 0.6, 0.8, 0.5, ये 0.4 है, ये भी 0.6 है। ये कैलकुलेशन में कॉपी करने में कोई। अच्छा जी,
रेगुलर वेजेस, रेगुलर वेजेस कितनी है? 10 रुपये होने चाहिए, ठीक है, 1 घंटे के। और बोनस कितना है? जो हमने ये एक्स्ट्रा टाइम बचाया उसका, उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम से ज़रब दे देनी है, तो ये हमारा बोनस टाइम बन जाना। एक्चुअली इधर भी ₹2 ही आना चाहिए, 3, 4, 2.5, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको हमने जो है पीस प्रोड्यूस से ज़रब दिया है, 0.5 into 30, ठीक है जी। आगे आएंगे तो टोटल अर्निंग्स जो हैं वो ये सब की ये आ गई। FOH अप्लाइड हमें दिया हुआ है ₹5 पर आवर। तो अब लेबर कास्ट पर यूनिट क्या है, ये हमारी जो टोटल ये लेबर कास्ट है, इसको हमने जितने पीस प्रोड्यूस किए हैं उसके साथ जब तकसीम करेंगे तो ये हमारी लेबर कास्ट पर यूनिट आ जाएगी। और FOH पर यूनिट, ये FOH है, इसको लेबर यूनिट्स पे तकसीम करने से ये आ जाएगी। FOH और लेबर को जमा करेंगे तो टोटल कन्वर्जन कास्ट आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इसमें पूरी हो जाती हैं। ये अमूमन इसी तरह का टेबल बनाना पड़ता है, और ये समझ लें कि प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि क्या टेबल बनाना है और किस तरह से उसकी कैलकुलेशंस करनी है। अच्छा जी, अब उन्होंने दूसरे सवाल में कि जो इंसेंटिव स्कीम है उसका असर होता है, क्या हुआ, तो वो इसमें क्या फ़ायदा क्या होता है इंसेंटिव स्कीम से। उनका दीज कीप मोरल ऑफ द वर्कर्स हाई, these create sense of participation, workers know that they will earn in proportionate to their efforts, जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। ड्यू टू above and many other reasons, production is the more efficient, ठीक है, results in saving of costs, but if these incentive plans are not properly planned, these may result only in increase of cost and not production। तो ये जो इंसेंटिव्स हम बनाते हैं, ये जो स्कीमें हमने पीछे डिस्कस की हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये तो कर दें, लेकिन पता चले कि जी हमारे पास आर्डर्स नहीं हैं या मटेरियल नहीं है, तो फिर वो फ़ायदा कोई नहीं होता। वो जो जितना मटेरियल है वो जल्दी जल्दी बना के फ़ारग, या उसमें जो प्रोसेसिंग कास्ट जो सिस्टम है उसमें अगर एक डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये गारमेंट्स की ही बात करें तो गारमेंट्स में आपने देखा कि कटिंग वाले जो हैं वो अगर एफिशिएंट नहीं हैं तो आगे स्टिचिंग वाले जो हैं वो जल्दी जल्दी बना के फ़ारग, और कटिंग वाले जो हैं वो उन्होंने बनाया ही नहीं, अभी कटिंग ही नहीं की। तो वो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है और होना चाहिए, फिर ही फ़ायदा। ये है जी, अ टाइम एंड मोशन स्टडी वाज कैरीड आउट इन अ फर्म फॉर 10 hours एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड। एक टाइम एंड मोशन स्टडी में क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ के, वो बैठे जो हैं वो यही नोट करते हैं कि कौन सा टाइम जो है वो आइडल टाइम है और कौन सी हरकत हैं ऐसी कि जिनकी वजह से टाइम ज़ाया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कोई मोची है, जैसे ये फ़ुटबॉल बनाते थे ना या जूते बनाने वाले हैं, तो मैनुअली जूते बनते थे, तो उन्होंने कहा जी कि अगर इनके औज़ार जो हैं वो इस ख़ास तरतीब से इनके पास रखे जाएं तो ये इनका काम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा।
और अगर उनके पास जो है ये जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने वो चमड़े के जो पीस हैं वो इस तरतीब से इनके पास रखे जाएं तो वो काम ज़्यादा तेज़ी से कर देते हैं। फिर ये होता है कि कुछ कामों में ज़्यादा महारत चाहिए होती है, जैसे उसको स्टिच करना जो था फुटबॉल को, तो कुछ कामों में इतनी महारत नहीं चाहिए। फ़र्ज़ करें उस पर कोई निशान लगाना है या उसमें कोई सुराख करना है, तो वो लेस कास्टली और लेस ट्रेंड जो वर्कर है वो भी कर लेगा, तो वो काम उनको करके दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें डिटरमन होती हैं कहाँ से? ये डिटरमन होता है आइडल टाइम, ये जो टाइम एंड मोशन स्टडी है वहाँ से। तो उन्होंने कहा जी यूनिट प्रोड्यूस्ड जो हैं वो टोटल हैं 350। आइडल टाइम था 15%, यानी जितना टोटल टाइम उन्होंने 10 घंटे देखा है तो 10 घंटे में 15% जो है उसमें काम नहीं हुआ। 8.5 आवर्स यू कैन से वो जो है उन्होंने काम किया। परफॉर्मेंस रेटिंग जो है वो 120% है, यानी जो 8.5 घंटे उन्होंने काम किया वो एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम में जितना काम होना चाहिए उससे 20 गुना ज़्यादा था। बंदे जो हैं ईमानदार और मेहनती हैं। अलाउंस टाइम 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड टाइम का 10% जो है वो अलाउंस टाइम उनको दिया है। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क, इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करके दें। दूसरा हिस्सा जो है वो अलहदा से फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हालसेप प्रीमियम एंड रोवन प्रीमियम बोनस सिस्टम। ये हमारे जो टाइम पीस रेट है उसमें बताया था हमने कि हालसेप प्रीमियम जो है वो 50% है और रोवन प्रीमियम जो है वो जो तीसरा हमारा प्लान था वो था। इसको भी हम देखते हैं, दोनों पोर्शंस जो हैं क्वेश्चन के उनको हम एड्रेस करते हैं। कंप्यूट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर, यह सी है इसी क्वेश्चन का। वर्कर ए एंड बी अंडर द स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम and Taylor differential piece rate system from the following information: normal wage rate per hour, standard time per unit, ठीक है, differential to be applied, 80% of piece rate wage below standard, 120 of piece rate wage at or above standard. Worker A produce 800 unit, worker B produce 1000 units. इनके अब ये 3 हिस्से हैं क्वेश्चन के और तीनों अलग-अलग हैं। ये समझो कि 3 क्वेश्चन ही हैं। इनको हम देखते हैं कि पहले है पार्ट ए, एक्चुअल hours worked 100% minus 15% idle time 85%, ठीक है जी। 85% जो है वो एक्चुअल वर्किंग। 10 आवर्स इंटू 85% 8.5 आवर्स। एक्चुअल प्रोडक्शन 100 ओवर 120% था ना, तो 350 into 100 over 120, 292 units. 292 units divided by 8.5, 34.35 units per hour. Standard production, actual production into percentage। अच्छा जी, 34.35 यूनिट जो हैं ये हमारा स्टैंडर्ड है पर आवर, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो 120% पे काम किया ना, तो हमने तो 100% की बात करनी है ना जी, कि 350 जो हैं वो क्या थे, वो थे 120%। 120% को हमने 100% पे लेके आना है, तो फिर उल्टा करना पड़ेगा ना कि एक्चुअली कितने बनने चाहिए थे,
एक्चुअली बनने चाहिए थे 292 यूनिट, हमने कितने बनाए हैं 350 यूनिट। तो ये 350 जो है ये 120% है, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा 292, और जो एक्चुअल काम हुआ है 8.5 घंटे, तो उस पर हम डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में 34.35 यूनिट्स बनने चाहिए। अब कोई अगर इससे बेहतर बनाता है तो अच्छी बात है, अगर इससे कम बनाता है तो हमें पता होगा कि ये इनएफिशिएंट है। तो हमारा जो 350 डिवाइडेड बाई 34.35 जब हम करेंगे पर आवर की प्रोडक्शन करेंगे तो ये काम कितने घंटे का हुआ 10.20 घंटे का काम हुआ, ठीक है। 10.20 घंटे का, 8.5 घंटे में हमने काम कितने घंटे का कर दिया 10.20 घंटे का, ठीक है। तो प्लस अलाउंस फॉर नॉर्मल वेस्टेज ऑफ टाइम 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको अगर हम इसमें ऐड कर दें कि 10% तो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो नॉर्मल है, यानी उसको हम कहेंगे कि ये तो इतना तो हो ही जाता है। तो ये तो बिल्कुल खालस टाइम है ना, कि जो काम किया जिसमें सारी इनएफिशिएंसीज हमने निकाल दी थी। तो इसमें जो नॉर्मल टाइम है कि जी मतलब जैसे फर्ज कर कोई स्टिचिंग कर रहा है तो धागा सुई में डालना है, या धागा टूट गया है, या धागा बदलना है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, गिना आइडल टाइम ही जाता है, लेकिन वो उसके लिए ये 10% बोनस दिया। तो ये 10% इसका क्या बना 1.2 आवर, इसको भी इसमें ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 11.22 घंटे। ये स्टोरी आप दोबारा से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम है जो पार्ट 1 का था हिस्सा। ये तकरीबन 8 नंबर का क्वेश्चन है। बात है सारी इसकी अंडरस्टैंडिंग की। एक दफ़ा फिर ज़रा दौड़ के इसकी एक नज़र देख लें। हमने देखा कि 15% जो है आइडल टाइम था, एक्चुअल जो काम हुआ वो 8.5 घंटे हुआ, और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 120% थी। तो वो 350 पीस हैं, उसको 100% पे लेके आना। नॉर्मल क्या थी, कितने बनने चाहिए थे, वो हमने कैलकुलेट किया 292 पीस। 292 पीस कितनी देर में बने हैं 8.5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने पीस बनने चाहिए 34 पीस, आप आसानी के लिए कह लें। तो 350 पीस को जब हम 34 पे डिवाइड करेंगे तो ये टाइम निकला है जो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 350 पीस बनने चाहिए थे 10.2 घंटे में, ये बन गए हैं 8.5 घंटे में। तो ये 20% एफिशिएंटली बन गए हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा बना है जो स्टैंडर्ड टाइम फॉर अलाउड एक्चुअल जो है। अब इसमें 10% जो कह लें कि अलाउंस है फॉर आइडल टाइम वो हम डालते हैं। तो वो डालने के बाद जो प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम है वो है 11.22। ये 8.5 घंटे बिल्कुल खालस टाइम था। इसमें 11.22 यानी ये 15% जो है वो सारा ओवरऑल आइडल था। ये 15% कितना होना चाहिए था 10% होना चाहिए था, ठीक है। 10% जायज़ था। तो फिर ये कैलकुलेशन इस तरह से ना होती, लेकिन हमने जो स्टेप्स किए हैं उसके मुताबिक अब ये जो 350 पीस बने हैं ये बने हैं एक्चुअली बने हैं 8.5 घंटे में, लेकिन इनके लिए जो टाइम इजाज़त थी जिस वो थी 11.22 घंटे। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे है जी हाल से प्रीमियम प्लान 50%, 40 आवर्स एट ₹10 पर आवर एंड बोनस 50% टाइम सेव्ड रेट पर आवर, ठीक है। अब इनकी जो वर्किंग है वो भी कहीं नज़र नहीं आ रही हमें, तो हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग है हमारी यहाँ रोवन प्लान।
अच्छा जी, इधर ही वर्किंग की हुई है। 400 ये आ गया जी। 50% क्या है, 48 आवर्स माइनस 40 इंटू 10। 8 घंटे हमने बचाए हैं। 8 घंटों को 10 रुपये के हिसाब से 80 रुपये बनते थे। 80 रुपये का 50% जो है वो बोनस मिल गया, तो टोटल मिला 440 रुपये। दूसरा हमसे उन्होंने पूछा है रोवन प्रीमियम प्लान। इस पार्ट में रोवन ये कैलकुलेट किया हुआ है। रोमन में क्या है कि जी 40 पीस जो हैं वो 10 रुपये के हिसाब से 400, और ये 2/3 है, ठीक है। 40 इंटू 10/10 8/10 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है। तो ये बनता है 67%। टोटल बना 467। अच्छा जी, पार्ट 3 है। ये जो है ना, मुझे लगता है स्लाइड ज़्यादा बारीक हो गई। इसमें है स्टेट पीस रेट सिस्टम। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30, 120 यूनिट्स पर आवर, ठीक है। 30 सेकंड में एक पीस बनना था, और 1 मिनट में 60 सेकंड, और एक घंटे में 60 मिनट्स। तो 1 घंटे में 120 यूनिट बनने चाहिए थे। ये स्टैंडर्ड टाइम था। अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जितने जितने इसने 8 पीस बनाए, इसके लिए टाइम अलाउड कितना था 6.67, और बी ने 1000 यूनिट बनाए, इसके लिए था 8.33, और एक्चुअली दोनों ने 8 घंटे काम किया। तो इसने टाइम जो है वो 8 घंटे में 33 कहने के 0.33 आवर्स का काम ज़्यादा किया। अच्छा जी, ₹2120 ₹20 पर यूनिट। पीस रेट स्टैंडर्ड आवरली रेट और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवरली रेट था 24 रुपये पर आवर, और स्टैंडर्ड रेट प्रोडक्शन क्या थी 120 पीस बनने चाहिए थे। तो ₹2.2 एक्चुअली 20 पैसे पर यूनिट जो है ये रेट था। अब ए का जो रेट है वो क्या है 6.6 आवर्स इंटू 24 आवर पर, तो 160 रुपीज़ इसकी बनेगी। और मिस्टर बी के जो है 8.33 आवर और 0.24 पर आवर 200 बनेगी, ठीक है। चाहे इस तरह से कैलकुलेट कर लें, नहीं तो ये पीस रेट को हम ये स्टैंडर्ड, यानी हमने या टाइम को स्टैंडर्ड पे ले गए हैं कि जी इतने पीस बनाने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए था, तो रेट को हमने सेम ही रहने दिया है, या हमने जो पीस हैं उनको सेम रहने दिया है, और पीस रेट हमने जो है उसको एडजस्ट कर दिया, स्टैंडर्ड पीस रेट एक बना लिया, तो उससे हम सबको ज़रूर दे देंगे, तो सेम ही रिज़ल्ट आएंगे। अच्छा जी, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, ये भी हमसे पूछा था। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट क्या है जी कि ए ने किया 960 स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट्स, बी के भी 960 होने चाहिए थे। इसने कितने बनाए हैं 800, और इसने बनाए हैं 1000, और स्टैंडर्ड पीस रेट क्या है 20, इफ़ेक्टिव रेट क्या है 0.16 और 0.24। ये इफ़ेक्टिव रेट हमने निकाला हुआ है 0.2 इंटू 120%, 0.24। ये जो है हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि जो उसका इफ़ेक्टिव रेट है जो 100% अचीव कर लेगा, यानी जो 60 पीस या उससे ज़्यादा बनाएगा उसको रेट क्या मिलेगा 120% पे, और जो उससे कम होगा उसको रेट मिलेगा 80% से। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेट का 80% मिलेगा। तो उसका रेट इफ़ेक्टिव रेट ये आ गया और उसका इफ़ेक्टिव रेट ये आ गया। अब इन इफ़ेक्टिव रेट्स को हम इससे ज़रब देंगे जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो ये उसकी वेजेस बन जाएंगी। ये है हमारा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। इस स्लाइड के लिए माजरत कहाँ हैं, ये मुझे अब सारा लेक्चर अगर रिपीट ना करना पड़ता तो मैं इसको रिपीट कर देता। ये बड़ी छोटी स्लाइड बन गई। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है जी हमारे पास। रोवन प्लास्टिक टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट्स per month. Sale price per unit is 100. Direct material cost is ₹30 per unit, and direct labor cost is ₹20 per unit. Overhead per unit is rupees overhead per unit is 100% of direct labor. If the selling price is reduced by 5% per unit, it is expected that 50% more units can be sold. If the earnings are increased proportionately, a suitable incentive scheme would cost ₹15 per month. ये एक्चुअली मिसलिनियस क्वेश्चंस का हिस्सा होना चाहिए था। मैंने एक चैप्टर बनाया है आखिर में, प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद बस अब एक चैप्टर वही रह जाएगा हमारा, लेकिन इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। उन्होंने कहा जी सेल 200 यूनिट पे हो रही है, ये रेट है, और ये उनके जो मटेरियल सारा कुछ उन्होंने दे दिया, तो प्रॉफिट होता है 600। उन्होंने कहा कि अगर हम इस पे 5% डिस्काउंट कर दें, 100 रुपये की बजाय 95 रुपये का बेचें, तो ये 150 गुना हो जाती है, यानी 200 की बजाय 300 यूनिट सेल हो जाएंगी इस डिस्काउंट की वजह से। तो देखें सेल ये हो गई, तो बाकी चीज़ें तो वेरिएबल ही हैं, वो सारी वेरिएबल यहाँ चली गई, और इंसेंटिव स्कीम के तहत हमें फिर 1500 रुपया एम्प्लॉइज़ को भी देना है। तो 6000 ही प्रॉफिट इस सूरत में आ रहा है, 6000 ही इस सूरत में आ रहा है। अब एक लम्हे के लिए आप रुकें और देखें कि इनको क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक सूरत तो इसकी ये है, एक सोच तो ये है कि भाईजान ये जो है इस तरह से अगर हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारी मार्केटिंग या हमारे जो लेबर है या जो रोज़गार है वो बेहतर होता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू हैं। हम प्योर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, और हम तो होते ही मुंशी हैं और एडवाइज़र हैं, तो हमें तो यही बताना होता है। यूजुअली एट हाई प्रोडक्शन वी हैव टू मेंटेन हायर लेवल्स ऑफ stocks and other investments. Machines are also used more than normal. Extra working hours will cause more expensive operative costs. Therefore, we should not go for प्रोडक्शन ऑफ 300 यूनिट्स। ये तो है ग्रॉस प्रॉफिट की हद तक यहाँ बराबर है, लेकिन ये करने से हमारी जो आगे की कहानी है उसमें हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इसमें कम है, इसमें बढ़ जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस भी तो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिनंसिंग एक्सपेंसेस, वो जब आएंगे तो ये कम हो जाएगा, तो इसलिए ये हम नहीं करेंगे। इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है, पार्ट बी है। अ गुड सिस्टम ऑफ वेजेस is vitally important for an organization because it deals with the most sensitive item of input, labor. वो कहते हैं जी आप 5 चीज़ें बताएं कि जो लेबर के जो वेजेस हैं उनके सिस्टम में, अच्छे वेजेस सिस्टम में होने चाहिए। क्या कुछ होना चाहिए जी? एक तो ये फेयर होना चाहिए, ना ये एम्प्लाई को
महंगा मतलब ज़्यादा कॉस्टली पड़े ना एम्प्लॉयर को पड़े, दोनों तरफ इंसाफ का तकाजा पूरा होना चाहिए। The worker should assured of guaranteed minimum wage and environment for the higher wages। जो कह लें कि वर्कर है उसको पता हो कि जी इतने तो मिल ही जाएंगे, और अगर मैं मेहनत करूँगा तो इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। वर्कर जो हैं वो उसके मेरिट के मुताबिक जो है उसको पैसे मिलें, एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा मिलें और इनएफिशिएंट को कम मिलें। सिस्टम शुड इंश्योर द इक्वल पेज फॉर द इक्वल वर्क। जिसने ज़्यादा काम किया है उसको पैसे मिलने चाहिए। सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल फॉर द चेंजेस। जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक उसमें एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं करना चाहिए। वेजेस रेट इन द सेम एरिया एंड इंडस्ट्री शुड बी कंसिडर्ड। बाकी जो लोग हैं वो क्या रेट दे रहे हैं। स्किल्ड वर्कर शुड बी पेड मोर देन अनस्किल्ड वर्कर। ठीक है, अंडरस्टूड बात है कि जो ज़्यादा महारत रखता है उसकी महारत के भी उसको पैसे। अब एक बंदा जो है वो पेंट सीता है, वो कुछ और तरह से उसकी सफाई है, या उसके तो जो ज़्यादा माहिर है उसको अगर कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस सिस्टम शुड नॉट वायलेट लोकल एंड इंटरनेशनल लॉज। ठीक है, तो हमने 5 की बजाय 8 पॉइंट्स लिख दिए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको सिस्टम का आइडिया भी होगा। आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि ये क्वेश्चंस जो हैं उनको हम जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। एक लेक्चर और होगा और उसके बाद हम प्रोसेस कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।